जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए तो आज जो है 7 लेसन 10th का जो 10th क्लास है उसके बुक को बिहार बोर्ड के मैं सॉल्व कर रहा हूं और 7 लेसन का थोड़ा इंट्रो देना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट हमारे फार्मूला हैं या इम्पॉर्टेंट कोई पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। यह लेसन 7 है, ठीक है। लेसन क्या है? 7। आपको उसका इंट्रो जानना है, अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन जानना है, फार्मूला जानना है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले आइए मैं एक मैप दिखाना चाहता हूँ आपको। आप इससे पहले परिचित हैं। ऐसे एक्सिस 3 प्रकार के होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चूँकि जेड एक्सिस के बारे में हमको 10 तक पढ़ना नहीं होता है, वो 11 में जाकर पढ़ना होता है। ये क्या है? x और ये क्या है? x डैश। ये क्या है? y और ये है y डैश। और ये दोनों x और y एक्सिस ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं O, अर्थात इसी को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। कोई भी जो एरिया होता है, अगर जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस द्वारा जो है खंडित किया जाता है या बांटा जाता है तो वो 4 भागों में बढ़ता है। चूँकि 4 भाग में ही बढ़ता है इसीलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक पार्ट को चतुर्थांश। इसको फर्स्ट चतुर्थांश क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको ध्यान से देखिएगा तो चतुर्जोड़ अंश लिखा है, मतलब किसी भी भाग का 4 अंश, 4 भाग, उसमें से यह फर्स्ट। ये कितना है? सेकेंड चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये कितना है दोस्तों? ये हो गया थर्ड। क्या हो गया? थर्ड, थर्ड। और ये कितना है? तो हो गया फोर्थ। कितना हो गया? फोर्थ। ये हो गया चौथा चतुर्थांश। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। सबसे पहला बात कि ये दोनों जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, ये पॉइंट पर, इसको हम कहते क्या हैं? ठीक है, तो एक्चुअली इसका नेम जो होता है वो कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? मूल बिंदु। और इसी में से मूल बिंदु को किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ के द्वारा। किसके द्वारा? ओ द्वारा। और ओ का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। ठीक है, 0,0। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है दोस्तों, उस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु या ऑरिजिन पॉइंट। ऑरिजिन पॉइंट, वो ऑरिजिन पॉइंट को ओ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। अब आइए, ये जो चतुर्थांश फर्स्ट था इसका साइन से रिलेटेड या जो है ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर निश्चित मिलता है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश का साइन होता है प्लस प्लस। और दूसरा का क्या होता है दोस्तों? तो दूसरा का भी ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो दूसरा हो जाता है आपका क्या? तो दूसरा जो साइन हो जाता है ये हो जाता है कितना? माइनस और प्लस। थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर का जो साइन होता है यह होता है माइनस कोमा माइनस। और फोर्थ नंबर का जो साइन होता है वो होता है प्लस कोमा माइनस। ये साइन से रिलेटेड 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है दोस्तों। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन चला आता है। देखिए पूछता कैसे है, जैसे 1 नंबर सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर दे दिया -2 और +5। आपसे पूछेगा कि यह किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखिए माइनस और प्लस, नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जो है साइन देखिए, पहले माइनस फिर प्लस। कहाँ है? माइनस और प्लस, इसका मतलब ये सेकेंड चतुर्थांश में। किसमें है? सेकेंड चतुर्थांश में। उसी तरह √2 और √7, यह पूछेगा कौन से चतुर्थांश में है। तो ध्यान से देखिए दोनों का साइन प्लस है, तो यह कौन से चतुर्थांश में चला गया? फर्स्ट वाले में। उसी तरह 3 नंबर प्रश्न देखिए कि -2 और -4 पूछेगा कौन से चतुर्थांश में है। तो यह दोनों में माइनस ही है। कितना में आ गया? थर्ड नंबर चतुर्थांश में आ गया। उसी तरह फोर्थ नंबर ध्यान से देखिए, अगर जहाँ आ गया है +2 और -7 तो यह कहाँ चला जाएगा? तो कौन से चतुर्थांश में? प्लस और माइनस है तो यह आ जाएगा 4 चतुर्थांश में। कौन से में आ जाएगा? 4 चतुर्थांश में आ जाएगा। इस प्रकार से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं, अभी बहुत कुछ इसमें है। या तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है,
चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर से और एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप, ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्स एक्सिस को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक्स एक्सिस को हम सब कहते हैं भुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं। उसी तरह हमारे सामने और एक क्वेश्चन चला आता है कि वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? तो वाई एक्सिस को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है। अब इसी में से जैसे ये दे दिया, ये 1 नंबर का इस तरह क्वेश्चन है। एक और तरीका होता है इसी में से पूछने के लिए। जैसे देखिए क्वेश्चन को मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये अब देखिए ये दे दिया, आपको पूछेगा कि इसमें भुज का मान क्या है। इसमें फर्स्ट नंबर में भुज क्या है? तो भुज का वैल्यू कितना है दोस्तों? -2। अच्छा, सेकेंड नंबर में अगर जब कोटि पूछ दे, कोटि कितना है? तो -7। थर्ड नंबर में फिर पूछ दे कि कोटि कितना है? तो -4। और फोर्थ नंबर में पूछ दे कि भुज क्या है? तो हो गया +2। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चतुर्थांश का जो फैक्टर है वो समझ में आ गया होगा। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, उनको देखते हैं। और कॉमन तो हैं लेकिन काफ़ी हैं, लगभग 12 से 14 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है 10th क्लास में, इसीलिए आप अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो देखिए अगर जब मान लीजिए 2 बिंदु आपको मिल गया, ठीक है, क्या हो रहा है? 2 बिंदु मिल गया। वह 2 बिंदु कुछ भी हो सकता है, वो यह ए है और ये क्या है? बी है। 2 बिंदु आपको क्या क्या मिल गया? ए और बी। और इसका निर्देशांक दे दे x1 और कोमा y1, और इधर दे दे आपको x2 और y2। तब इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है, एक फार्मूला दूरी सूत्र के लिए कहते हैं, वो दूरी कैसे निकलता है? तो देखिए ध्यान से, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। इसको कहते हैं दोस्तों दूरी सूत्र। मैं नंबरिंग भी करता चलता हूँ। तो यह देखिए दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र जो है, दूरी सूत्र, इसको डायरेक्ट दूरी सूत्र कहते हैं। अच्छा, दूरी किसका? 2 पॉइंट ए और बी का। इसको क्या लिख सकते हैं फार्मूला में? ध्यान से देखिएगा। तो दूरी सूत्र हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका है, ये भी बिल्कुल सही है, बुक में आपका वर्णित है, NCERT में और SCERT में। ध्यान से, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता है दोस्तों y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो जाता है दूरी सूत्र, सिर्फ दूरी सूत्र। लेकिन बाद में मान लीजिए यह आपका एक जो ग्राफ दिया है और यह मूल बिंदु है और एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, इसका निर्देशांक 0,0 मूल बिंदु का होता है, इसका जो है x और y दे दे और बोले कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा या मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होगा, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? 2 नंबर देखिएगा दोस्तों। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर जो फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से, ये 0 है, ये x है। अब जब पुट कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा? यहाँ x2 - x1 ये वाला, तो यहाँ पर x में ही तो माइनस घटेगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह ये बन जाता है x² प्लस y²। ठीक है, ये पुट कीजिएगा तो यही आता है, अर्थात मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा क्या? x² प्लस y²। तो ये 2 नंबर फार्मूला भी आपने देखा दोस्तों। तो चलिए अब तीसरा नंबर भी फार्मूला इसका हम देख लेते हैं। क्या कहता है तीसरा नंबर फार्मूला? ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। ये दूरी सूत्र से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूछता है, तो इसे मिस नहीं करना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीखने का प्रयास करना। चलिए अब 3 नंबर फार्मूला देखिए। 3 नंबर फार्मूला में क्या है? तो इसी संदर्भ में एक आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाजन सूत्र। और इसमें 3 कंडीशन। पहला कंडीशन नंबर 1, जब अनुपात M1:M2। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं पिक्चर बनाकर आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों,
मान लीजिए यह एक लाइन है और 2 पॉइंट है इसका, एक ये है और दूसरा क्या है बी। ठीक है, एक ए है और दूसरा क्या है बी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए। चलिए, तो 2 पॉइंट हमने बनाया, एक ए बनाया है और दूसरा क्या बनाया है बी। अब इसका जो निर्देशांक है वह x1, y1 है और इसका जो निर्देशांक है वह x2 और कोमा है y2। बीच में कोई और पॉइंट पड़ गया जिसका नाम p है, इसका निर्देशांक जो है x, y है और यही हमको निकालना है। लेकिन ये रेखा का जो विभाजन हुआ है p के द्वारा वो कुछ इस प्रकार हुआ कि इसको बोलता है m1 और इसको बोलता है m2। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में विभाजन सूत्र अर्थात ये जो p निर्देशांक निकलेगा p का वो किस प्रकार निकलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे तो जनरली हम अलग अलग निकालते हैं। मान लीजिए p ये x का निर्देशांक चाहिए तो क्या होगा, x बराबर फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं m1 x2 और प्लस लिखते हैं m2 x1। ठीक है, ये x के लिए है, बटे हो जाता है m1 प्लस क्या m2। उसी तरह अगर जब y का निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो m1 y2 और प्लस हो जाता है m2 y1। अब y हो जाता है m1 प्लस कितना m2। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमको टोटल p का ही निर्देशांक निकालना है, तब क्या करना होगा, अर्थात दोनों को एक साथ निकालना है x, y बराबर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 m2 x1 अब बटे हो जाता है m1 x2। ठीक है, और कॉमन दीजिए m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे हो जाएगा m1 प्लस कितना m2। इस प्रकार आप या तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर भी निकाल लीजिए, नहीं तो ये अलग अलग भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन तब जब किसी रेखाखंड को एक बिंदु P द्वारा m1 और m2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा तब ऐसा आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप विभाजन का फर्स्ट नंबर वैल्यू देख चुके हैं, इस तरह से आता है। अच्छा, विभाजन का बी नंबर भी देखिए, विभाजन सूत्र का बी नंबर कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा, सारा बात आपको समझ में चला आएगा। चलिए, तो विभाजन सूत्र का बी नंबर देखिए। तो चलिए विभाजन का बी नंबर देखते हैं दोस्तों। विभाजन सूत्र, इसका बी नंबर देखेंगे हम सब की बी नंबर क्या कहता है वो अच्छा समझेंगे हम सब। आइए, तो जो है ये बी नंबर कंडीशन है, जब क्या हो जाए, जब अनुपात जो हो वो k/1 में हो। कितना हो, k/1 में चलाएं, k/1 में आए, अनुपात क्या हो k/1 में हो। ठीक है, अनुपात ऐसा होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमको लाइन ड्रॉ करने दीजिए दोस्तों। और देखिए लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक a है और दूसरा क्या है b है, इसका वही x1 और कोमा देकर y1, दूसरा क्या हो जाएगा x2 y2। और कोई बिंदु इसको p जो है वह x, y के रूप में प्रतिच्छेद करता है, लेकिन अनुपात क्या है k/1। तो वैसे कंडीशन में विभाजन सूत्र क्या होता है, तो p का निर्देशांक निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, तो निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अर्थात विभाजन सूत्र x का पहले वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा kx2 और प्लस होता है x1 बटे हो जाता है k प्लस कितना 1। और y निकालने के लिए क्या करना होगा, ky2 और प्लस हो जाएगा y1 और बटे हो जाएगा k प्लस 1। और डायरेक्ट अगर जब निकालना चाह रहे हैं हमको p का ही निर्देशांक चाहिए तो आप इस फार्मूला से जा सकते हैं, x, y से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kx2 प्लस x1 बटे k प्लस 1 कोमा ky2 प्लस y1 और बटे हो जाएगा k प्लस कितना 1। इस प्रकार आप डायरेक्ट फार्मूला भी इसमें पुट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी इस तरह से पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो विभाजन सूत्र का ये दूसरा तरीका था, जो कि जब k/1 में देता है तब ऐसा वैल्यू आता है। एक और है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आइए
तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या है विभाजन सूत्र में कंडीशन कुछ अलग है। देखिए अब यहाँ पर अब है क्या, जब अनुपात जब अनुपात क्या हो, 1:1 हो जाए, 1 क्या हो जाए 1, अर्थात ये भी 1 हो और ये भी क्या हो 1 हो, तो इसका मतलब हो गया P इसका मध्य बिंदु हो गया, P इसका क्या हो गया मध्य बिंदु। तो यहाँ पर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु ही है, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, मध्य बिंदु क्या है P, x, y, मध्य बिंदु P है वो मध्य बिंदु, अर्थात दोनों बराबर रेशियो में बटा, इसीलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, x1, x2 बटे 2, y1 + y2 बटे हो जाएगा 2। इस प्रकार आपने देखा कि विभाजन सूत्र के 3 तरीके थे और तीनों मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इस प्रकार से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और 10th के एग्ज़ाम के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए थोड़ा और आपको फार्मूला से मैं मुलाकात कराता हूँ। कुछ नए फार्मूला और इसमें हैं, जैसे कि त्रिभुज का आपने कई फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट फार्मूला आप पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। आइए, तो मध्य बिंदु का भी फार्मूला आपने देख लिया, थोड़ा मैं आपको त्रिभुज का जो है फार्मूला दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, सब एक त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो देखिए ये है x1, y1, ये क्या है x2, y2, ये क्या है x3, y3। ठीक है, चलिए तो जब ये त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है फार्मूला नंबर ये 4 हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होगा, तो यह हो जाता है 1/2 इंटू, अब ध्यान से अगर जब आप यहाँ से x1 लेते हैं तो आपको कैसे कैसे करना होगा वो देखिए। ये हो गया x1 इंटू, अब यहाँ का x तो ले लिया, अब उधर से कोई मतलब नहीं, नीचे आइए, तब लेना है y2 और फिर लेना है y3, अर्थात क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर प्लस ले लीजिए। फिर देखिए दूसरा नंबर पॉइंट पर आएंगे और आपको अब क्या लेना पड़ जाएगा दोस्तों, तो अब लेना होगा x2। जैसे आप यहाँ पर x2 लेंगे तो फिर इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं, अब ये y चाहिए और वो y चाहिए, इसका मतलब y3 माइनस y1। फिर देखिए अगर इसका x3 लेते हैं तो अगला का हमको क्या चाहिए y, और फिर अगला का जो है y, तो ये हो गया x3 इंटू y2 माइनस y1। ठीक है, इस प्रकार जो है सॉरी यहाँ पर y1 माइनस y2 होगा, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार त्रिभुज का जो फार्मूला होता है दोस्तों, उसको मैंने बताया कि त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 इंटू जो है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए अब इसी पर थोड़ा सा और जो एक होता है केंद्रक का फार्मूला, केंद्रक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें हम सब। देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर से क्या करते हैं, इसका शीर्ष यहाँ और फिर ए का भी शीर्ष आ जाता है यहाँ और फिर ये यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट बना, इसको कुछ भी मान लीजिए। तब यहाँ पर जो है x, y क्या होगा, ठीक है, x, y क्या होगा, कैसे निकलता है, इसको केंद्रक कहते हैं, एक्चुअली सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये हो गया 5 नंबर फार्मूला। क्या लिखेंगे, केंद्रक का सूत्र लिखेंगे दोस्तों, केंद्रक का सूत्र बराबर, बहुत आसान है। तो तीनों का x वाला पहले पॉइंट उठाइए, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे क्या हो जाएगा 3, कोमा फिर हो जाएगा y1 प्लस
y2 प्लस हो जाएगा y3 और बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार केंद्र का फार्मूला आपने जाना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है दोस्तों, तो जो है ये 5 नंबर फार्मूला मैंने आपको बताया कि इस तरह से इसमें इसका काम करते हैं हम सब। जो इसमें लगभग फार्मूला था मैंने आपको वह सारा बता दिया। इन फार्मूला के आधार पर यह पूरा चैप्टर अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर जब वीडियो पसंद आ रहा हो, सॉल्विंग अच्छा लग रहा हो और तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बराबर लेकर आता रहूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के साथ।